तो चौधरी परवेज इलाही साहब को हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद उठाया गया था जिस तरीके से, बिल्कुल। वो भी हमारे सामने है। फिर एक मुकदमे से बरी होते हैं, दूसरे में गिरफ्तार, दूसरे से बरी होते हैं, तीसरे में गिरफ्तार। तो ये एक खेल चल रहा है। और कल जो डोनाल्ड लू की हियरिंग हुई है, उसका जो उनका ओपनिंग स्टेटमेंट है, वो ओपनिंग स्टेटमेंट में तो उन्होंने पूरे इलेक्शन का सत्यानाश कर दिया इनका। और उस तरफ तो ये लोग जा नहीं रहे, क्योंकि ये तो एक सिर्फ 90 सेकंड की बात, और वो भी मुबहम बात जो है, उस पे कल से ये ढोल पीट रहे हैं। तो असल तो उनका जो है, वो तो एक साइफर में से कुछ दो तीन साइफर और निकल आए हैं कल। तो वो तो एक कल पूरी की पूरी चार्जशीट थी। और साथ ही उन्होंने मौजूदा गवर्नमेंट को भी कह दिया है कि आपने भी अपनी औकात में रहना है। आपका इलेक्शन फेक है, आपकी हुक्मरानी फेक है, आप मैंडेट थीव्स हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली आपने हमारे साथ चलना है। देखें, फैसल वाडा जो है ना, अगर आप उनकी बातों को लें, तो उन्होंने हाँ। पंजाब को भी कहा है स्टार प्लस, मरियम साहिबा हाँ। को भी स्टार प्लस कह रहे हैं कि स्टार प्लस का ड्रामा है। इसका मतलब ये है कि हमारी जिनके वो माउथ पीस हैं, फैसल वाडा हाँ। साहब, क्योंकि जाहिर है वो तो आते हैं बल्कि भेजे जाते हैं। तो अगर उनकी ये बात मान ली जाए कि अली अमीन गंडापुर भी कबूल नहीं है और उधर मरियम को वो स्टार प्लस कह रहे हैं, तो वो फैसल वाडा तो नहीं ना कह रहे स्टार प्लस उनको। वो तो बिल्कुल। उनके मास्टर्स कह रहे हैं, कन्वे कर रहे हैं। 8 और 9 फरवरी की रात वो जो एहतजाज हुआ शांगला में, और उसके बाद फिर इन्होंने कहा कि यहाँ के हालात ख़राब हैं, तो यहाँ पे हम वो काम नहीं कर सकते जो मुल्क के दीगर हिस्सों में करना चाह रहे हैं। लिहाजा वहाँ से ये चीज़ें मैनेज नहीं हो सकी, और फिर खैबर पख्तूनख्वा के मैंडेट को डिस्टर्ब नहीं किया गया सिवाय चंद सीटों के। ये जितने भी लोग हैं हारे हुए हैं। पहले होता था इलेक्टेड, इलेक्टेड से ये आए सिलेक्टेड पे, और अब रिजेक्टेड पे आ गए हैं कि जितने लोग रिजेक्टेड थे वो सारे के सारे आ गए हैं। फिर नवाज शरीफ साहब के साथ भी हाथ कर दिया गया, या हाथ हो गया उनके साथ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासत डॉट पी के। आज हमारे साथ साबिर शाकिर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले मैं आपसे चौधरी परवेज इलाही की जो रीसेंट हैपनिंग है उसके ऊपर सवाल करूंगी। कहा जा रहा है कि वॉशरूम में गिर गए हैं, लेकिन जिस किस्म के जख्म उन्हें हैं और जिस तरह से वो जख्मी हुए हैं, क्या कहेंगे इसके ऊपर? उनकी सेहत के बारे में तो मुझे इल्म है, बहुत ज़्यादा वो वीक हुए हुए हैं, और उनको कोई अच्छी हालत में नहीं रखा गया। और उनको ज़िमनी इलेक्शन में भी मना किया गया था कि आप ज़िमनी इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट मत करें। चौधरी परवेज इलाही साहब के बारे में कुछ इंफॉर्मेशंस हैं मेरे नॉलेज में, क्योंकि उनके साथ जो मामलात खराब हुए, उन्हें कहा गया था कि आप इमरान खान साहब को छोड़ दें। और जब वो वजीर आला थे तो पंजाब असम्बली, उन्हें कहा गया था कि आपने नहीं तोड़नी, पंजाब असम्बली तहलील नहीं करनी। उनको कोई तीन और लोग गए थे, 3 ऑफिशल्स, और 3 ऑफिशल्स ने उनको ये कहा था कि आप ये काम ना करें वरना इसके आपको संगीन नताइज भुगतना होंगे। तो चौधरी साहब को उन्होंने ये भी कहा कि आप को अब हम जो हम कहेंगे आपने उस तरीके से पॉलिटिक्स करनी है। तो चौधरी साहब ने उनको ये कहा कि मेरी उम्र इस वक्त 70 साल से ज्यादा है, और मेरी सारी जिंदगी पॉलिटिक्स में गुजर गई। तो आपकी इतना मेरी 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 जितनी है पॉलिटिक्स का तजर्बा है, आपकी इतनी उम्रें नहीं है। तो इसलिए आप हमें, या मुझे ये ना सिखाएं कि पॉलिटिक्स किसे कहते हैं और पॉलिटिक्स कैसे करनी है। पॉलिटिक्स को करना है तो मेरा काम है, मुझे बहुत अच्छी तरह पता है अच्छे और बुरे का। इसलिए आप अपना काम करें और मुझे अपना काम करने दें। आपने जो कहा वो मैंने सुन लिया, और इस मीटिंग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। उसके बाद फिर ये मीटिंग जाहिर है इस अंदाज में खत्म हुई, क्योंकि उन 3 ऑफिशियल्स को ये टास्क दिया गया था कि आपने हर सूरत में चौधरी परवेज इलाही साहब को मैनेज करना है, और ये पंजाब असम्बली तहलील नहीं होनी चाहिए। लेकिन चौधरी परवेज इलाही साहब जो है वो फैसला कर चुके थे, और वो भी और उनके साथ मोने सलाही भी थे। उन्होंने ये फैसला कर लिया था कि अब हम, हमारी जो पॉलिटिक्स है
अब ये नहीं हो सकता कि इस वक्त हम इमरान खान साहब के साथ कमिटमेंट करके पीटीआई के साथ अब उनको छोड़ दें। तो वो हम्म। मीटिंग इस अंदाज में खत्म हुई। फिर जो अगली, जब वो गए, फिर उसके बाद आपको याद होगा कि बहुत ज्यादा खबरें आना शुरू हो गई कि चौधरी परवेज इलाही साहब ने असेंबली तहलील करने से इनकार कर दिया है और इनका आपस में मसाइल हो गए हैं। तो वो जो समरी साइन करके दी है वो दुरुस्त नहीं है। वो मीडिया में भी डिस्कशन होना शुरू हो गई थी। उसके बाद फिर जब वक्त आया तो चौधरी परवेज इलाही साहब गए मुलाकात के लिए। और जब वो मुलाकात के लिए गए तो उन्होंने समरी भी दे दी। फिर इमरान, उस वक्त एक कॉल आई चौधरी परवेज इलाही साहब को, और जी। ये उनको कहा गया कि जी आप फोन सुन लें। तो उन्होंने कहा कौन है फोन पे? उन्होंने कहा जी वो ब्रिगेडियर साहब हैं। तो उन्होंने कहा कि उन्हें कहें कि मैं आपको बाद में बात करता हूँ। तो उन्होंने कहा जी कि नहीं पहले बात करें। उन्होंने कहा नहीं मैं बाद में बात करता हूँ। तो उस तरह से उन्होंने असेंबली तहरील कर दी और वो कॉल अटेंड नहीं की। तो ये हम्म। लड़ाई वहां से शुरू हुई है। और उसके बाद फिर चौधरी परवेज इलाही साहब को कहा गया था कि अब हम आपको इसका खमियाजा आपको भुगतना होगा। तो वो दिन से लेके आज तक चौधरी परवेज इलाही साहब और उनकी पूरी फैमिली और पूरी काफली, क्योंकि हम्म। काफली जो है वो मेजॉरिटी जो पार्लियामानी पार्टी थी वो सारी की सारी चौधरी परवेज इलाही साहब के साथ थी। इस दौरान चौधरी शुजात साहब हम्म। का आपको याद होगा कि उस वक्त के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर ने एक खत निकाला था जेब से कि चौधरी शुजात साहब का है। तो उन्होंने ये कहा है, जब वोट कैंसिल हुए थे, आपको रिकॉल करें, तो जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो रहा था तो उसमें उन्होंने कहा था कि काफली के वोट का नहीं होंगे, गिने नहीं जाएंगे। तो चौधरी शुजात साहब का एक खत आ गया था। तो वो हाँ बिल्कुल। पार्लियामानी पार्टी चूंकि चौधरी परवेज इलाही साहब के साथ थी और सारी की हाँ। सारी, फिर वोट ऑफ जो कॉन्फिडेंस लिया चौधरी परवेज इलाही साहब ने, वो भी कामयाब हो गए। तो ये सारे का सारा सिलसिला वहां से शुरू हुआ। और अब हम्म। फिर उनकी फैमिली को भी, उनकी जब जनरल इलेक्शन आए तो उनकी फैमिली को रोका गया, उनकी अहलिया को, दीगर खवातीन को, उनको भी नहीं बख्शा गया, उनके भी कागजात छीने हम्म। गए। फिर सिर्फ चौधरी परवेज इलाही साहब तक नहीं मामला था, उनकी अहलिया और दीगर जो उनकी खवातीन रिश्तेदार जो इलेक्शन में हिस्सा ले रही थी, फिर मेजर ताहिर सादिक साहब, फिर उनकी बेटी ईमान ताहिर अटक में। तो हम्म। सबको इन्होंने, फिर हाफिज अमार यासिर तलागंग से, वो पूरे हम्म। ग्रुप को इन्होंने इस वक्त निशाने पे रखा हुआ है। और वो अभी तक मामला खत्म नहीं हुआ। अब चूंकि फॉर्म 47 के तहत सारी के सारी दे दी गई, उनको चौधरी शुजात फैमिली को दे दी गई सीटें। तो अब जिमनी इलेक्शन में फिर हम्म। बाकी एक सीट बाकी बच गई। तो 32 में पीपी गुजरात 32, वहां पे उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाने थे। वो आरओज और डीआरओज वो नहीं ले रहे थे। दो दफा इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर किया, उन्होंने नहीं वसूल किए। फिर थर्ड टाइम ये अटेम्प्ट की गई, तो अब जाके कहीं पीपी 32 गुजरात से ये हिस्सा, उनको उनके कागजात नॉमिनेशन पेपर जमा हुए हैं। हम्म। फिर उसमें एक और खबर भी है, वो है वजाहत साहब के बेटे की। वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना चाह रहे थे चौधरी परवेज इलाही साहब के मुकाबले में। हुसैन इलाही, उनको कहा गया कि जनाब आप भी अपने कागजात जमा करवाएं। वो जरा उन्होंने लीतो लाल से हम्म। काम लिया। तो उन्होंने कहा कि आप ध्यान में रखें कि वो बाकी भी सीटें फॉर्म 47 के तहत की आपको मिली हैं, 45 वाली नहीं है। हम्म। वो भी फिर उनको, उनके मुकाबले में हुसैन इलाही आ रहे हैं। तो ये एक बैकग्राउंड है। उस बैकग्राउंड में देखें तो चौधरी परवेज इलाही साहब को हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद उठाया गया था जिस तरीके से, बिल्कुल। वो भी हमारे सामने है। फिर एक मुकदमे हम्म। से बरी होते हैं, दूसरे में गिरफ्तार, दूसरे से बरी होते हैं, तीसरे में गिरफ्तार। तो ये एक खेल चल रहा है। और असल खौफ ये है कि अगर चौधरी परवेज इलाही साहब बाहर आ गए और या हम्म। शाह महमूद कुरैशी साहब या इमरान खान साहब, इन तीनों में से हम्म। कोई एक भी बाहर आ जाते हैं, तो इनका एक एक तो पॉलिटिकल विजडम और पॉलिटिकल प्लेयर्स ये हैं और ये मामला को अच्छा। संभालेंगे। और चौधरी परवेज इलाही साहब को भी बाहर नहीं आने देना, शाह महमूद कुरैशी साहब को भी नहीं आने देना, इमरान खान साहब को भी नहीं आने देना। तो ये उस ग्रेटर गेम का एक हिस्सा है। उनमें से एक है चौधरी परवेज इलाही साहब जो आपने पूछा मुझसे।
तो ये उनको तकलीफ में रखा हुआ है। वो बहुत ज़्यादा लागर हैं, कमज़ोर हैं, और जाहिर है वो मेडिसिन पे चलते हैं। तो ये सिचुएशन हुई है। अब इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि एक हम्म। आंख पे भी निशान है, फेस पे भी है, पसली भी टूट गई है। तो ये सारी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। चौधरी परवेज इलाही साहब को खुद बताना चाहिए कि ये सारी हम्म। हालत उनकी कैसे हुई। साबिर साहब, आपने बड़ा तफसीलन इलाबोरेट कर दिया इस चीज को, लेकिन जो कहानी ब्रिगेडियर से शुरू हुई, तो ये फिर पाकिस्तान की सियासत कहाँ जाएगी? आज आपने देखा होगा, बीच में शहबाज शरीफ खड़े हैं, आसपास चारों वज़राए आला खड़े हैं, अली अमीन गड्ढापुर साहब खड़े हैं, तो जब पीछे से डोरे हिलाई जाती है ये सब खड़े भी हो जाते हैं साथ। आवाम के लिए ये लोग कभी साथ खड़े नहीं होते। लेकिन इस तरीके से सियासत, ये जो पीछे से डोरे हिलाने वाले हैं, कब तक पाकिस्तान की सियासत को इस तरह चलाएंगे? यानी एक ब्रिगेडियर की कॉल से कहानी शुरू हुई और आज मामला उस आदमी की पसलियां टूटने तक पहुंच चुका है। ये कहानी उस वक्त खत्म होगी जब हर तमाम के तमाम लोग अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशनल रोल पे चले जाएंगे। जो उनका हम्म। आईनी किरदार है वहां पे चले जाएं, और जो जिसकी जिम्मेदारी दी गई है वहां पे जाएं और अपना काम करें। और जब हम्म। आप अपना असल काम छोड़कर किसी दूसरे काम पे लग जाएंगे, आप इस हम्म। वक्त प्रोग्राम कर रही हैं, और आप अपना प्रोग्राम छोड़ के आप हम्म। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे चली जाएं, तो आप बताएं कि आप अपने ऑफिस को बतौर गार्ड या बतौर चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के कैसे हैंडल करेंगी। आपका ये हम्म। काम नहीं है। तो इसलिए अगर आप अपने गार्ड को कहेंगे कि जी आज मैं नहीं हूं, तो मेरी तरह, या गार्ड खुद ही कहेगा जी मैंने भी एंकर बनना है, तो वो एंकर नहीं बन सकेगा। तो ये जो चीजें हैं, ये उस वक्त तक ठीक नहीं हो सकती जब तक कोई अपना काम ना करे। क्यों प्राइवेट इदारे क्यों कामयाबी से चल रहे हैं जी? प्राइवेट हम्म। बिजनेस क्यों, प्राइवेट फैक्ट्रीज क्यों सही काम कर रही हैं? क्यों प्राइवेट सेक्टर इतना आगे जाता है? वो इसलिए कि वहां पे जो जिसका काम है वही करता है। वहां पे हम्म। ये नहीं होता कि जो उस फैक्ट्री का चीफ एग्जेक्टिव है वो कहे कि नहीं मैंने सिक्योरिटी भी करनी है, मैंने प्रोडक्शन को भी देखना है, मैंने क्वालिटी को भी देखना है, मैंने क्वांटिटी को भी देखना है, मैंने पीआरशिप भी करनी है, मैंने सारे काम करने हैं। तो वो नहीं होता। तो प्राइवेट, इसीलिए प्राइवेट इंडस्ट्री तरक्की कर रही है, प्राइवेट इदारे तरक्की कर रहे हैं, और हमारा मुल्क जो है वो तबाह हो रहा है। और यही लोग, इन्हीं लोगों के अंडर जो इनके अपने प्राइवेट बिजनेस हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं, प्राइवेट अपनी हम्म। एम्पायर्स खड़ी की हुई हैं, वो सारी की सारी हम्म। बिल्कुल ठीक जा रही हैं। वहां पे कभी बजट का मसला नहीं हुआ, वहां पे कभी कोई तनख्वाह का मसला नहीं हुआ, वहां पे कभी कोई इरेगुलरिटी नहीं हुई। लेकिन जो सरकार के काम हैं, जब ये सरकार के सरकारी ओहदों पे होते हैं, तो इनके नीचे जितने भी इदारे हैं वो सारे बर्बाद हो चुके हैं। वो इसलिए कि ये अपने असल काम को छोड़ के दूसरे कामों की तरफ जाते हैं। जब तक ये हमारे भाई नहीं समझेंगे, उस वक्त तक हम्म। पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। लेकिन साबिर साहब, इमरान खान ने तो दो टोक कह दिया है कि मैं ना ही मैंडेट चोरी वाले मौकफ से पीछे हटूंगा, ना ही मैं रजीम चेंज के ऊपर बात करने से रुकूंगा, ना मैं अरशद शरीफ शहीद के मामले के ऊपर बात करने से रुकूंगा। तो फिर मामला किस तरह चलेगा? बल्कि आज की जो ताजा खबर है, जो वायरल बड़ा वीडियो क्लिप भी हामिद पीर साहब का है, कि वो कहते हैं कि इमरान खान ने कहा है कि मेरी डेड बॉडी यहाँ से चली जाए अडयाला से, लेकिन मैं किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान ये सब कुछ सह सकता है कि इमरान खान जैसा लीडर खो दे? क्योंकि दूसरी साइड से तो कोई नजर नहीं आ रहा किसी किस्म का कानून के मुताबिक चलना या आईनी दायराकार को देखना। देखिए, जो हामिद मीर साहब ने जो बात की है ना जी, ये ऑलमोस्ट 2 हफ्ते, मैंने 2 हफ्ते पहले मैंने बताई थी। क्योंकि हम्म। आखिरी जरगा भेजा था इन्होंने। हम्म। दो लोग गए थे इनके पास, 2 आदमी, मैं नाम नहीं बताऊंगा। तो वो गए थे, उनको भेजा था। वो इमरान खान साहब के साथ भी उनके अच्छे मरासिम में, इमरान खान साहब की पार्टी के थे, पार्टी के हैं बल्कि। और लेकिन उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा, और वो हम्म। गए थे। और उनके जरिए ये पैगाम भेजा था कि हम आपको ईज करते हैं, तो बस आप हमारे साथ करें, कोऑपरेट करें। लेकिन हम्म। इमरान खान साहब ने ज़ाहिर है वही मैसेजिंग की उन्होंने कि जी हम्म। आपको हम बनी गाला भी भेज सकते हैं, आप चाहेंगे तो हम्म। खैबर पख्तूनख्वा जाके रहें, लेकिन बस ये है कि आप थोड़ा सा पॉलिटिक्स से अवॉइड करें कुछ अरसे के लिए। तो हम्म। इमरान खान साहब ने ये बात नहीं मानी। उन्होंने कहा कि
मैं जेल में ठीक हूँ, जहाँ पे हूँ मैं सही हूँ, और मेरे ठीक है। मुकदमात वो मैं डिपेंड अदालतों से देखेंगे, अदालतों में ठीक है। हम जाएंगे और अदालती निज़ाम पे करेंगे। मैं उस वक्त तक नहीं बैठूंगा चैन से जब तक कि हमारा मैंडेट वापस नहीं किया जाता। उन्होंने कहा ठीक कि है। मैंने दो बातें आईएमएफ से मांगी थी, दो ही बातें आपसे कही थी, कि फ्री एंड फेयर ट्रायल दे दें, फ्री एंड फेयर इलेक्शन दे दें, और जो हम्म। पाकिस्तान के अवाम फैसला करें वो कबूल कर लें, मुझे भी कबूल होगा। इसीलिए हम्म। ये जो रातों रात इनको मुकदमात में सजाएं सुनाई गई थी रात की तारीकी में, वो इसलिए सुनाई गई थी कि उस वक्त भी इमरान खान साहब मैनेज नहीं हो रहे थे, और उस वक्त भी होल्ड किया गया था बुशरा बीबी की सजाओं का मामला, और ओके। तकरीबन 24 से 48 घंटे तक रोका गया था। और लेकिन वो आखिरी पैगाम भी कामयाब नहीं हुआ था, तो इमरान खान साहब उसी बात पर कायम हैं। और फिर कल जो डोनाल्ड लू की हेयरिंग हुई है, उसका जो उनका ओपनिंग स्टेटमेंट है, वो ओपनिंग स्टेटमेंट में तो उन्होंने पूरे इलेक्शन का सत्यानाश कर दिया इनका। और उस तरफ तो ये लोग जा नहीं रहे, क्योंकि ये तो एक सिर्फ 90 सेकंड की बात, और वो भी मुबहम बात जो है, उस पे कल से ये ढोल पीट रहे हैं। तो असल तो उनका जो है, वो तो एक साइफर में से कुछ दो तीन साइफर और निकल आए हैं कल। कल क्या कहा है डोनाल्ड लू ने? उन्होंने कहा जी पाक ईरान गैस पाइपलाइन हम हाँ नहीं है, हाँ। ठीक है, नहीं करने देंगे। ये साइफर है, बिल्कुल। ये और क्या है? बिल्कुल। ये पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत है ना। दूसरा उन्होंने कहा बिल्कुल। कि सी पैक, चाइना के बड़े कर्जे जकड़े हुए हैं, तो सी पैक फ्रीज करने का कह दिया है कि उससे आगे नहीं जाने हाँ। देंगे। तो वो तो दो बातें और आ गई हैं उसमें से, कल की हियरिंग से। तो इनको भी हम्म। पता है कि कल क्या हुआ है इनके साथ 1 घंटा 25 मिनट की हियरिंग में। और फिर हम्म। वहां पे ये बैठ के ये कहना डोनाल्ड लू को, कि जनाब आप अपने एम्बेसडर को कहें कि वो इस्लामाबाद में पिंडी में जाए, इमरान खान साहब से मिले, और उनसे पूछे कि कैसे उनको गलत तौर पे उनको सजाएं सुनाई गई हैं और उनको जेल में बंद रखा गया है, उनसे बल्ले का निशान छीना गया है। तो वो तो एक कल पूरी की पूरी चार्जशीट थी। और साथ ही उन्होंने मौजूदा गवर्नमेंट को भी कह दिया है कि आपने भी अपनी औकात में रहना है, आपका इलेक्शन फेक है, आपकी हुक्मरानी फेक है, आप मैंडेट थीव्स हैं, तो इसके अकॉर्डिंगली आपने हमारे साथ चलना है। लेकिन साबिर साहब, खुदा की कुदरत देखें, कल जिस तरह से, और आप देखेंगे जो डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया उसमें वो बाकायदा लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं कि वी हैव वार्न्ड पाकिस्तान कि इफ दे गेट इनटू बेट विद ईरान, यानी वही अल्फाज जो इमरान खान इस्तेमाल करते थे कि वार्न किया गया है, धमकियां पेश, थ्रेटन किया गया है, वही चीजें। तो खुदा की कुदरत, आपको नहीं लगता कोई एक अनदेखी सी कोई कोई ताकत भी है खुदा की जानिब से इमरान खान के साथ? नहीं, अल्लाह ताला की ताकत हमेशा हक और सच के साथ ही होती है, बातिल के साथ बिल्कुल नहीं होती। और हम्म। ये अगर कोई ना समझे तो अलग बात है। और हम्म। अगर कोई दीन की या किसी कुरान मजीद की या किसी हदीस की गलत इंटरप्रिटेशन करे, तो वो अपने हम्म। आप को तो धोखा दे सकता है, वो हम्म। किसी और को धोखा नहीं दे सकता। तो ये जितने भी लोग हैं इनको पता है हकीकत का, हम्म। और इनको सारी हकीकतों का पता है। इसलिए वजह यही है कि आप शहीद अरशद शरीफ पे बात नहीं करेंगे, आप उनका नाम तक नहीं लेंगे, आप उनकी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करेंगे, आप उनकी को हम्म। खबर नहीं देंगे, आप इमरान खान का नाम नहीं लेंगे। तो भाई, ये किस दुनिया में ये सारा कुछ होता है? ये कौन सी दुनिया? ये 21वीं सदी है, बल्कि 21वीं सदी के भी हम्म। 25 साल गुजर गए हैं, क्वार्टर सेंचुरी वो भी गुजर गई है। तो ये अभी भी वही पुराने तरीके इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो पत्थरों के जमाने के थे, और इनको अंदाजा नहीं है। तो इनको तो बहुत अच्छी तरह पता है हकीकतों का, इनको पता है हकीकतों का इदराक है। हम्म। इसलिए ये सर पैर मार रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं, जब तक ये अपनी डोमेन में वापस नहीं जाएंगे, अपना काम नहीं करेंगे, उस वक्त तक ये मुमकिन नहीं है। अच्छा साबिर साहब, कहा जा रहा है कि मौलाना ने जी, वो कहते हैं ना, चांद मांग लिया उन्होंने, बस अनोखा लाडला चांद मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अली मीन गंडापुर को नाअहल किया जाए, और उससे कम पे वो नहीं मान रहे। लेकिन आज तस्वीर भी आ चुकी है, इससे कबल शहबाज शरीफ से मुलाकात भी आ चुकी है सामने। तो आपको लग रहा है कि आने वाले दिनों में, जैसे फैसल वावडा ने कह भी दिया, आपको बताओ किसके दरबारी बने हुए हैं आजकल, कि रमजान के बाद मुश्किलात बढ़ेंगी अली मीन गंडापुर के लिए, केपी की हुकूमत के लिए, मसले खराब होंगे? देखें, फैसल वाडा जो है ना,
अगर आप उनकी बातों को लें तो उन्होंने हाँ। पंजाब को भी कहा है स्टार प्लस, मरियम साहिबा हाँ। को भी वो स्टार प्लस कह रहे हैं कि स्टार प्लस का हम्म। ड्रामा है। इसका मतलब ये है कि हमारी जिनके वो माउथ पीस हैं, फैसल वाडा साहब, हाँ। क्योंकि जाहिर है वो तो आते हैं बल्कि भेजे जाते हैं, तो अगर उनकी हम्म। ये बात मान ली जाए कि अली अमीन गंडापुर भी कबूल नहीं है और उधर मरियम को वो स्टार प्लस कह रहे हैं, तो वो फैसल वाडा हम्म। तो नहीं ना कह रहे स्टार प्लस उनको, वो तो हाँ। उनके मास्टर्स कह रहे हैं, कन्वे कर रहे हैं। तो इसका मतलब तो ये है कि वही बात है कि बुजदार भी पसंद नहीं है और हम्म। महमूद खान भी पसंद नहीं है, और दोनों वजीर आला तब्दील किए जाएं, और प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी मुझे पसंद नहीं है, वो भी तब्दील किया जाए। तो ये तो वही हम्म। रिपीट टेलीकास्ट ही चल रही है ना, कि उधर उनको आपने फॉर्म 47 भी दे दिया, और उसके हाँ। बाद फॉर्म 47 दे के अब आप उसको कह रहे हैं कि आप स्टार प्लस हैं और स्टार प्लस ड्रामा है आप। और उसके बाद अली अमीन गंडापुर जिनका जैनवन है, तो हम्म। जैन अली अमीन गंडापुर की मैं आपको बता दूं कि ये कहने को ये वो कह सकते हैं, खैबर हाँ। पख्तूनख्वा की जो गवर्नमेंट है ना, ये हम्म। मैंडेट भी चोरी करने की कोशिश की गई थी और चोरी ओके। होना था। लेकिन वो जो शांगला में उस दिन दो जानें कुर्बान हुई, जो दो शहरी गोलियों का निशाना बने शांगला में, तो हम्म। अगर वो दो खैबर पख्तूनख्वा के जवान अपनी जानें कुर्बान ना करते तो ये मामला रुकना नहीं था, ये तो शांगला तक ही रुक गया, वरना शांगला से आगे ये सारे का करना था। और 8 और 9 फरवरी की रात वो जो एहतजाज हुआ शांगला में, और उसके हम्म। बाद फिर इन्होंने कहा कि यहाँ के हालात खराब हैं, तो यहाँ पे हम वो काम नहीं कर सकते जो मुल्क के दीगर हिस्सों में करना चाह रहे हैं, लिहाजा हम्म। वहां से ये चीजें मैनेज नहीं हो सकी, और फिर खैबर पख्तूनख्वा के मैंडेट को डिस्टर्ब नहीं किया गया, हम्म। सिवाय चंद सीटों के, क्योंकि आप देखें मुस्लिम लीग नवाज जो है खैबर पख्तूनख्वा में क्या है, वो अमीर मुकाम साहब से शुरू होती है, अमीर मुकाम साहब पे खत्म हो जाती है, और वहां पे तो मुस्लिम लीग नवाज अब बाकी बची नहीं, और हम्म। अमीर मुकाम साहब से ही मसला था। तो वहां से उन्होंने खुदा हाफिज कहा था सरदार मेहताब अब्बासी ने मुस्लिम लीग नवाज को, हम्म। और जो हाँ जी। पुराने थे। तो ये चीजें जो है ना, अली अमीन गंडापुर साहब को हटा देंगे, वो ये कर देंगे, ये सारे के सारे आप कह लें कि इस वक्त गीदड़ भक्तियां हैं और कुछ भी नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा के हालात और बलूचिस्तान के हालात हम्म। हमारी सोचों से भी आगे के खराब हैं वहां पे बहुत ज्यादा, ओके। क्योंकि आप जुनैद अकबर साहब की तकरीर सुने ना कौमी असम्बली में, अभी तक उसको हम्म। किसी ने डिनाई नहीं किया, जिसमें उन्होंने बताया कि 9 मई को, 9-10 मई को हाँ। उन्होंने हाँ। 24 लाशें उठाई हैं, हम्म। 24 लाशें वहां से उठाई हैं, और 200 जख्मी। तो ये कोई मामूली बातें थोड़ी हैं, ये उन्होंने आके जो तकरीर की है, उस तकरीर को अभी तक किसी ने डिनाई नहीं किया अभी तक, हम्म। कौमी असम्बली के फ्लोर ऑफ द हाउस। तो खैबर पख्तूनख्वा में भी वही कुछ करने की कोशिश की गई थी जो कि हम्म। पंजाब में की गई है, जो कि बलूचिस्तान में की गई है, जो कि कराची हैदराबाद में की गई है। वो सारा कुछ करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकी। इसीलिए पिशावर हाई कोर्ट ने वो इलेक्शन कमीशन के उस ऑर्डर को सस्पेंड कर दिया है, हम्म। जिसमें अली अमीन गंडापुर को उन्होंने फारिग करना था, क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उस केस का हवाला दिया है जो कि नवाज शरीफ साहब को फेवर देने के लिए दिया गया था, और उनकी लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन खत्म की गई, जहांगीर तरीन ठीक। साहब की भी और उनकी भी, एक केस को हम्म। बुनियाद बनाकर। तो वही केस अप्लाई कर दिया है पिशावर हाई कोर्ट ने अली अमीन गंडापुर के केस में। साबिर साहब, तो आप क्या देख रहे हैं ना? इमरान खान तो अगेन वो तो कॉम्प्रोमाइज नहीं होंगे, ये हम सब जानते हैं। तो ये मुल्की सियासत, ये सियासी मंजरनामा, दूसरी जाने भी फॉर्म 47 वाले आके बैठ गए, मईशत इनसे नहीं संभाली जाएगी। आपको क्या नजर आ रहा है? जिमनी इंतखाबात भी होंगे डेफिनेटली हलकों में। क्या सिचुएशन, मतलब आप पाकिस्तान की सियासत को अब से 1 माह बाद, 2 माह बाद कहाँ देख रहे हैं? 1 माह बाद, 2 माह बाद, 4 माह बाद ये डिस्टर्ब ही रहेगी, स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, अदम इस्तेहकाम का शिकार रहेगी। ये उस वक्त तक अदम इस्तेहकाम का शिकार रहेगी जब तक अ, पाकिस्तान के जो जनरल विल है, पब्लिक की मंशा आम जिसे कहते हैं पॉलिटिकल साइंस की जुबान में, जब तक उसको हम्म। एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। क्योंकि
कल भी जो अमेरिका की तरफ से, यूरोप की तरफ से, वो खड़े हैं जमहूरियत के साथ। कल भी उन्होंने कहा जी ठीक हम है। जमहूरियत के साथ हैं। तो जमहूरियत हाँ। का मतलब है जमहूर, अवाम। अवाम किसको चाहते हैं वो? दूसरी जमात हम्म। को चाह रहे हैं। ये जितने भी लोग हैं हारे हुए हैं। पहले होता था इलेक्टेड, इलेक्टेड से ये आए सिलेक्टेड पे, और अब हम्म। रिजेक्टेड पे आ गए हैं कि जितने लोग रिजेक्टेड थे वो सारे के सारे आ गए हैं। फिर नवाज शरीफ साहब के साथ भी हाथ कर दिया गया, या हाथ हो गया उनके साथ, उनको भी फारिग कर हम्म। दिया। तो अब गंडापुर भी पसंद नहीं है, अब मुराद सईद भी पसंद नहीं है, सवाती भी पसंद नहीं है, सनम भी पसंद नहीं है। अदालतों को फैसला नहीं करने दिया जा रहा। अदालतों की नज़र में, कानून की नज़र में वो क्वालिफाई कर रहे हैं, लेकिन जाति पसंद की वजह से जो एक ड्राइंग रूम के फैसले हैं उनमें वो मिसफिट बैठते हैं। तो हम्म। ये ड्राइंग रूम की जब पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी और ड्राइंग रूम में बैठ के जो पूरे मुल्क की तकदीर के फैसले करना खत्म हो जाएंगे, तब स्टेबिलिटी आएगी। अदरवाइज ये स्टेबिलिटी नहीं आनी। ये 2 महीने कर लें, पहले भी आपको देखें ना, हम ये बातें कर रहे हैं अप्रैल, अप्रैल से कर रहे हैं, जब से वोट ऑफ नो बिल्कुल। कॉन्फिडेंस हुआ है। दो बिल्कुल। साल गुजर गए। 2 साल ये गुजर गए, बिल्कुल। 2 साल गुजर गए। पहले बाजवा हम्म। साहब थे, वो चुटकी बजा के कहते थे कि कोई इशू ही नहीं है। हम्म। ये तो हम्म। वो कहते यूं यूं चुटकी बजाते होते थे बाजवा साहब कि कोई मसला ही नहीं है। हम्म। ये तो मैं 6 हफ्तों में, 4 हफ्तों का खेल है ये इमरान खान का कोई नाम नहीं लेगा। और यही बात उस वक्त कही जाती थी जब पनामा स्टार्ट हुआ था। तो ख्वाजा साहब ने भी यही कहा था कि मियाँ साहब ये पाकिस्तान के अवाम जो हैं बेवकूफ़ हैं, भूल भाल जाएंगे, छोड़े, ये 4 हफ्ते बाद ये खत्म हो जाएगा हम्म। मामला। तो बाजवा साहब भी नाकाम हो गए। बाजवा साहब के बाद फिर पूरी गवर्नमेंट, शहबाज साहब आ गए, वो भी नाकाम हो गए। फिर अगले हम्म। हमारे साहब आ गए, वो भी नाकाम हो गए। ये हाँ। एक है जिद, जिद चल रही है, और एक जाती ख्वाहिश चल रही है। तो जाती हम्म। ख्वाहिश और जिद जो है वो जमीनी हकायक से मुताबिकत नहीं कर रही, और वो हम्म। सिस्टम के अंदर मिस नहीं, फिट नहीं बैठ रही। और ये सब कुछ जो हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है कि एक जाहिर है, एक सिस्टम है ना जी। आप, हम्म। मैं और आप इधर बैठे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं ना, कोई एक सिस्टम के तहत ही कर रहे हैं ना। हम्म। और ये तो नहीं हो सकता कि हम आप ऑडियो वालों से भी लड़ाई कर लें, आप हाँ। कैमरे वाले से भी लड़ाई कर लें, आप टेक्निकल टीम वालों से भी लड़ाई कर लें, और सबसे हम्म। लड़ाई करके और उसके बाद कहेंगे ऐसी की तैसी मैं प्रोग्राम करके दिखाती हूँ। तो आप हम्म। फिर क्या प्रोग्राम करेंगी? बिल्कुल नहीं हम्म। करेंगी, आप प्रोग्राम नहीं कर सकेंगी। आपको इस प्रोग्राम के लिए सिस्टम को साथ लेके चलना है। सिस्टम के हम्म। कोई 20-25 बंदे हैं, कोई छोटा है कोई बड़ा है, उसको भी आपने, उसको उनका काम करने देना है, तब जाके आपका ये प्रोग्राम कामयाब होगा, ये दफ्तर कामयाब होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये चीजें चल रही हैं। जब तक उस खुमार से बाहर नहीं हम निकलेंगे, तो उस वक्त तक यही होता रहेगा जो हो रहा है। साबिर साहब, वैसे सबसे बड़ी हाथ और सबसे बड़ी गेम तो मियां साहब के साथ हुई है। अब कहा जा रहा है कि बहुत जल्द लंदन रवानगी है। क्या खबर है आपके पास? मियाँ साहब के साथ तो, बेचारों के साथ तो आपको पता है ना कि उनका वो जो क्या नाम है, राय ने, खरल ने, वो पूरा का पूरा हम्म। प्रेस क्लब भी प्रिंटिंग प्रेस ही पकड़ लिया था। तो मियाँ साहब के हम्म। साथ तो यही होना था, पहले से तयशुदा प्रोग्राम था। क्योंकि मियाँ साहब, ये तो मरियम साहब अभी पता नहीं कैसे बच बचा के इनको मिल गया, वरना ये सारा कुछ शहबाज शरीफ के लिए था, शहबाज साहब और हमजा के लिए था। और एज पर प्लान, तो ये तो मरियम साहब फिर थोड़ी सी, आपको पता है उनके पास कुछ है मटेरियल, तो वो हम्म। एग्रेसिव हैं और मटेरियल भी है। तो उनको एक चांस मिल गया है। लेकिन एक तरफ उनको चांस दे दिया गया, दूसरी तरफ फैसल वाडा ने, उन्होंने बता स्टार दिया कि प्लस। ये आप स्टार प्लस हैं। तो हम्म। ये उनको भी, मेरा नहीं ख्याल कि मरियम कोई लंबी इनिंग्स खेल सकेंगी। इमरान खान की रिहाई कब तक देख रहे हैं? खुद तो उन्होंने पेशन गोई किया है कि मैं मजीद 5-6 माह भी कैद में हूँ। देखिए, इमरान खान साहब की रिहाई है, ये वही बात है कि मेरिट पे तो है नहीं। तो बिल्कुल। ये असल मसला ये है कि इमरान खान साहब की रिहाई से खौफजदा कौन लोग हैं। असल प्रॉब्लम हम्म। ये है कि
इमरान खान साहब की रिहाई से जिनको खतरा है, असल में वो ज्यादा परेशान हैं। और हम्म, मेरा अपना अंदाजा है कि आने वाले दिनों में जो सिस्टम को सिस्टम को उन्होंने अपने जाती मकासद के लिए जो जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, वो लोग हम्म। कमजोर हो जाएंगे, जो मुझे लग रहा है। और बिल आखिर जो चीजें हैं, वो जुडिशरी ने तगड़ा होना है, और जुडिशरी तगड़ी होगी, अच्छे जुडिशरी फैसले काजी आएंगे। फायद ईसा की, साबिर साहब इंटरप्ट कर रही हूँ, सॉरी, मुझे गाइड कीजिए, जुडिशरी काजी फायद ईसा साहब के अंडर किस तरह तगड़ी होगी? फाजिल ईसा साहब बस जाने वाले हैं, हम्म, और फाजिल ईसा साहब का अब टाइम रहेगा ना, इनको भी एक लॉलीपॉप दिया हुआ है। और वो एक काम हो रहा है कि शायद इनको एक्सटेंशन दे देंगे या कुछ कर हम्म, देंगे। तो इनका तो करीब करीब है, वक्त ज्यादा दूर नहीं है। दूसरा ये है कि काजी फाइज ईसा साहब जो हैं, वो इतने नहीं है चीफ जस्टिस। अब इतनी उनकी मेजॉरिटी उधर नहीं रही, क्योंकि सरदार तारिक मसूद साहब थे, वो रिटायर हो चुके हैं। और हम्म, उनके बाद फिर जो अंदर सीनियोरिटी है वो तब्दील हो गई है। और उसमें 184(3) में जो मुकदमात बनाने होते हैं, उसमें अब आ गए हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, नेक्स्ट चीफ जस्टिस हैं। उसके बाद ठीक उनके है। साथ आ गए हैं जस्टिस मुनीब अख्तर साहब। तो ठीक काजी है। फाइज ईसा साहब को जो मेजोरिटी हासिल थी, वो खत्म हो गई है उधर। 184(3) और जो पटिशन आनी है, बेंच बनने हैं, तो अब उनकी वो हालत नहीं है। इसीलिए आपने देखा होगा कि ये 9 मई का जो मुकदमा हुआ, हम्म, 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 9 मई का जो मुकदमा हुआ, उसमें अभी 5 बंदों की जमानतें हुई हैं। तो जस्टिस बंदोखेल, जस्टिस मजहर और जस्टिस हम्म। मुसरत हिलाली ने वो सारे का सारा 9 मई का तो उड़ा के रख दिया। उन्होंने कहा कि ये क्या बातें हुई, तो ये तो सही नहीं है। तो ये भी हुआ है। तो इसलिए इमरान खान साहब को मेरा नहीं ख्याल कि बहुत लंबे अरसे तक ये अंदर रख सकेंगे जेल में। इसीलिए वो हाई कोर्ट में जो केसेस चल रहे हैं, वो आगे से आगे जा रहे हैं। और आगे फिर उधर अमेरिका में भी एक तब्दीली आनी है। तो हम्म, ये इसीलिए जो नए इलेक्शन होने हैं, वहाँ पे भी अनाउंस हो गया, इलेक्शन कंपेन शुरू हो जाएगी। तो जो बाइडन इंतजामिया है, वो भी लेम डक वाली पोजीशन पे चली जाएगी। इधर काली फाइजा साहब भी लेम डक वाली पोजीशन पे चले जाएंगे। तो उनका भी रवानगी का वक्त आ जाएगा। तो लिहाजा उसके असरात हमारे पाकिस्तान पे भी पड़ेंगे। साबिर साहब, आखिरी सवाल है, इस पर बस गाइड कर दीजिएगा, जल्दी से अपना ओपिनियन दे दें कि ये जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ की क़यादत है, ग्राउंड के ऊपर इनकी परफॉर्मेंस इस टाइम क्या है? इमरान खान के बारे में कहा जा रहा है कि वो शदीद नाखुश हैं इसके आदत से, जो परफॉर्मेंस है, जिस तरह से मजामत बढ़ानी चाहिए थी, दबाव बढ़ाना चाहिए था, नहीं बढ़ाया जा रहा। और फिर ये शेर अब्दुल मरवत और कुछ लोगों के इंस्टॉल किए जाने की जो बातें हैं, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? मेरा नहीं ख्याल कि ये डाइवर्ट किया जा रहा है, और ये सारी चीज़ें जो हैं, और वो ठीक। कि पाकिस्तान तहरीक की सारी जो डिस्कशन है, वो इसी पे हाँ। रहे कि जी शेर अफजल मरवत है, बैरिस्टर गौहर है, फलां है। तो ठीक है। अगर ये मसला है, तो इमरान खान साहब अगर इतना ही है, तो शेर अफजल मरवत साहब को तो उन्होंने कल ही वो कर दिया नॉमिनेट पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैनशिप के लिए। तो हम्म, फिर तो इमरान खान साहब को नहीं करना चाहिए था। फिर दूसरी बात, एक और खबर की गई थी, अ, वो थी कि जी डॉक्टर अलवी साहब से इमरान खान हाँ। साहब खुश नहीं है। उन्होंने कहा बिल्कुल मैं खुश हूँ। और हम्म, अलवी साहब ने अपनी हद तक जितना वो कर सकते थे किया, लेकिन दूसरी तरफ से मसाइल थे। तो ऐसा नहीं है, हम्म, ये मेरा ख्याल है डाइवर्जन है। और आपको पता है कि किस तरीके से आजकल कंट्रोल किया जाता है। सुबह एक वो आती है, कंटेंट आता है, सुबह टॉपिक दिए हम्म, जाते हैं कि आज हम्म, आपने इन इन टॉपिक्स पे रहना है। तो वही सारा दिन 7 बजे से लेके 12 बजे तक फिर वो एक ही टॉपिक आपको, इवन ऐसे वो कम अकल हैं कि हालांकि हर किसी का प्रोड्यूसर अलग अलग है, वो टिकर भी तब्दील नहीं करते गुस्से में आके। तो प्रोड्यूसर भी कहते हैं कि चलें ठीक है जी, मक्खी पे मक्खी मारनी है तो फिर इस तरह ही सही। तो वो सारा कंटेंट एज इट इज वो चला देते हैं सारे, एक ही तरह का, उसमें वो तब्दीली भी नहीं करते, ताकि पता चल जाए कि हम अंडर प्रेशर हैं और ये कंटेंट हमारा नहीं है।
टॉपिक से तो याद आया, साबिर साहब, आज अंसार अब्बासी साहब का भी कुछ देर पहले ही आपके इंटरव्यू से मैं पढ़ रही थी स्टेटमेंट। वो कह रहे हैं कि बाद में जर्नैलों का एहतसाब करें, पहले मईशत ठीक कर लें। मशवरा दिया है हाँ, उन्होंने। मैशत अंसार अब्बास बस ये क्या करें। असल में हम्म। वो उम्र के किसी हिस्से में तो इंसान को मेरा ख्याल है कि अकल आ जानी चाहिए। तो इस वक्त अंसार अब्बासी साहब हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, प्यारे। और माशाल्लाह हम्म। से उनसे मेरी आखिरी मुलाकात हुई थी सऊदी अरब में। तो हम बैतुल्ला जा रहे थे। तो नमाजें भी पढ़ते हैं, रोजे भी रखते हैं, उम्रा भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। मैं उनको सिर्फ इतना ही कहूँगा कि कभी कभी वो अ, अकेले बैठ के सोच के भी लिखा करें। बहुत शुक्रिया साबिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। बहुत शुक्रिया।